नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24। मैं प्रिया पांडे आपके साथ। आज के बुलेटिन की आगाज बड़ी खबरों के साथ। जानकारी सूत्रों के अनुसार हम आपको बताते चले कि जनपद सीतापुर के थाना क्षेत्र कोतवाली देहात के गांव टिकवापारा की घटना, जहां हरिनाथ मिश्रा अपनी पत्नी के साथ छोटी साली सीतापुर से टिकवापारा जीजा के घर गई थी। सुबह होने पर शौच के समय हरिनाथ मिश्रा के बड़े भाई विश्वनाथ मिश्रा पल्लवी शुक्ला के साथ हैवानियत पर उतर आए। पीड़ित पल्लवी दुष्टता देख घर चिल्लाने लगी और शोर सुनकर पल्लवी के जीजा हरिनाथ मिश्रा मौके पर पहुंचकर पल्लवी को छुड़ाने का प्रयास किया। हरिनाथ मिश्रा के हैवान बड़े भाई विश्वनाथ ने ताबड़तोड़ प्रहार से अपने भाई को गिरा दिया। हैवान के प्रहार से पीड़ित के 4 दांत टूट गए। पल्लवी जोर जोर से चिल्लाते रही, घायल विश्वनाथ चिल्लाते रहे, हैवान मारता रहा। पास के खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचकर विश्वनाथ को बचाया और घर आए, जिसकी सूचना 112 पुलिस को दे दी गई। मौके पर नहीं पहुंची घटना की सूचना पल्लवी के पिता टाइम टीवी 24 न्यूज के पत्रकार ओपी शुक्ला के द्वारा पुलिस अधीक्षक को सूचना देकर पीड़ित परिवार की हेल्प करने की बात करते हुए पुलिस अधीक्षक सीतापुर प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर भेजकर घायल विश्वनाथ मिश्रा को एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। पीड़ित का हल्के नंबर की पुलिस पर बड़ा आरोप की बात कड़ी पड़ी। विश्वनाथ की जुबानी कैमरे में कैद। पीएम रिपोर्ट आने का इंतजार, खबर लिखे जाने तक जानकारी शेष आगे पुलिस सूत्रों पर आधारित हुई। मैं आपका हरनाथ जी बताइए, ये घटना कैसे हुई? यह घटना दीवानी चल रही है। हमारा मकान दूध पे मार चुके हैं, छीन चुके हैं। और हम अपने घर में जो है परसों जो है गए रहा। कल जब पहले तो बैठ रहा, जब साली हमारी निकली लेटरिन फिरे के लिए, तब जो है वह का जो है जब वो चिंता वाले लहा रहे, तब हम गए तो हम का ये बुरी तरीके से ने विश्वनाथ, दीनदयाल और रमेश मारे। पुलिस को सूचना दी? पुलिस का यहाँ 100 नंबर करागा। पुलिस चौकी के लिए उनके पैसा विश्वनाथ से ने ले ली से है सारा, उनके का कुछ ना कहते। तो उसके बाद आप क्या सोच रहे हैं? उसके बाद पुलिस जो है चौकी कोई सुनवाई ना कर रही है। दरोगा वहवार वो है मुंशी। आप इलाज से यहाँ से संतुष्ट हैं? हाँ, ही संतुष्ट है। थैंक यू। महुआ के हरे पेड़ के काटने को लेकर पीड़ित ने थाना प्रभारी निरीक्षक बास्टी रोड पर लगाया गलत ताख्या लगाने का गंभीर आरोप। खबर बलिया जनपद के बास्टी रोड थाना क्षेत्र के तिवारी गांव की है, जहां विगत माह पूर्व 23 दिसंबर 2022 को खड़क सिंह पुत्र स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह द्वारा हरे महुआ के पेड़ को काटकर ध्वस्त कर दिया गया था, जिसको लेकर वन विभाग चौकी 112 डायल पुलिस तथा थाना प्रभारी निरीक्षक बास्टी रोड पर पत्रक सौंपकर अवगत कराया गया। बावजूद अभी तक किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उक्त थाना प्रभारी निरीक्षक द्वारा गलत ताख्या लगा दी गई। मीडिया से रूबरू होते हुए पीड़ित रुद्रेश राय ने बताया कि पुलिस द्वारा किए गए कार्य में काफी असंतुष्ट हूँ, जिसको लेकर मैं बड़ा अभियान छेड़ने को विवश हूँ। आइए सुनाते हैं पीड़ित रुद्रेश राय की जुबानी क्या कुछ कहा, ध्यान से सुनिए। आप एक अपना परिचय बताइए। रुद्रेश कुमार राय, निवासी ग्राम तिवारी, क्या पोस्ट रोमा, जिला बलिया। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला हमारे खेत में है, बंटवारा हो चुका है। हाँ। अपने में वो मिट्टी काट रखी है। कौन काटा है? अखिलेश राव, उमेश राव, अखिलेश राव। हाँ, तो पेड़ किसने काटा है? अखिलेश राय और उमेश राय दोनों मिलकर बेच दिए खड़क सिंह को। हाँ, उसमें हमारे बंटवारा होने के बाद हमारे महुआ का पेड़ है, हमारे पड़ा है, वो चोरी छुपे काटा है। खड़क सिंह ने काट लिया है? जी हाँ। पुलिस ने इस पर क्या अभी तक कार्रवाई की? अभी कुछ नहीं किए। हाँ। और वो मामला सलटाने का चाहते हैं।
हमारे मुकदमा का या कोई भी सुनवाई नहीं करते हैं। वो मोटा रकम लेकर और दबाना चाहते हैं हमारे। पुलिस ने रिपोर्ट क्या लगाई है? रिपोर्ट लगा रही है गलत मोटा रकम लेकर दबाना चाहते हैं हमारे काम को। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कार्रवाई। अच्छा, तो अगर कार्रवाई नहीं होता है तो आगे आप क्या करेंगे? मैं मुख्यमंत्री के पास में फिर से करेंगे। तो क्या थाना प्रभारी निरीक्षक के ऊपर भी कोई कठोरतम कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं? हाँ, ठीक, कर सकते। खबर वाराणसी जनपद के शास्त्री घाट की है, जहां पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग पुरानी पेंशन की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किए। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल ने राज्य की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। चौधरी विकास पटेल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करना ओबीसी आरक्षण समाप्त करने का षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा डॉक्टर कृष्णमूर्ति और अन्य बनाम भारत सरकार के मामले में 11 मई 2010 को तथा विकास मिशन लाल गवाली बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में 4 मार्च 2021 को पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करने हेतु ट्रिपल टेस्ट प्रणाली के तहत आरक्षण लागू करने का आदेश दिया गया है, मगर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन बगैर ही नगर निकाय चुनाव में आरक्षण घोषित किया गया। भाजपा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक अमल किए बगैर आरक्षण घोषित करना ओबीसी के साथ धोखाबाजी है। यदि सरकार समय रहते इस पर अमल करती है तो आज ओबीसी आरक्षण समाप्त नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय पर रोक लगा दी है, लेकिन भाजपा सरकार की ओबीसी आरक्षण को लेकर मानसिकता उजागर हो चुकी है। धीरे धीरे खत्म करना चाहती है। अभी देख रहे हैं इन्होंने जातीय जनगणना न करने के कारण जो हमारा जो आंकड़ा था वो हम विकास की बात करते हैं। आज हमारा भारत बहुत आगे जा रहा है, तरक्की जा रहा है और हम अमृत का स्वर्ण महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन जब तक हमारा आंकड़ा नहीं इकट्ठा होगा तब तक हम उनकी योजनाओं की विकास की योजनाएं कहाँ हम कर सकते हैं। केवल विकास धरातल पर हो रहा है, लोगों के बीच में नहीं हो। अब आज देखिए बहुत से वर्तमान समय आटा की भाव देख लीजिए, गेहूं का आटा देख लिया 35 से लेकर 40 रुपये किलो हो गया। गैस का दाम देख लिया क्या होगा। और युवा इतने बेरोजगार हो गए हैं, नौकरी के बाहर। मैं अधिवक्ता हूं, मैं वकीलों की तरफ से भी जाहिर समर्थन करता हूं। आज कचहरी में जाकर वकीलों को देख लीजिए, जो वकील पहले 3000 4000 थे, आज 10,000 वकील हो गए हैं। अगर वकीलों को भी रोजगार मिलता, युवाओं को रोजगार मिलता तो रोड पर नहीं आते। अगर रोड पर नहीं आएंगे तो इसी तरह धीरे धीरे खत्म करने का कि हम सबको रोजगार दे रहे हैं। वो कह रही है, कहना कुछ और है, करना कुछ और है। अगर वो कहती कहने से अगर जनता खुश हो जाएगी तो करने क्या जरूरत है। किस वजह से कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बनाम भारत सरकार 11 मई 2010 को आया था, उस मामले में इसके साथ साथ एक आदेश आया था नवली किशोर बनाम महाराष्ट्र सरकार के 4 मार्च 2011 को। इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि बिना ओबीसी का गणना किए, ट्रिपल टेस्ट किए बिना वो प्रतिनिधि जो नगर निकाय चुनाव में उनको न दिया जाए। लेकिन हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो षड्यंत्र के तहत बिना इनका डाटा इकट्ठा किए वो तुरंत अधिसूचना चुनाव का जारी कर दिया। लेकिन आप कुछ समय बाद आप देखेंगे 28 दिसंबर 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तुरंत इस जजमेंट को रोक कर कहा कि ओबीसी को बिना आरक्षण दिए ही जनरल रूप से चुनाव को कर दिया जाए। मेरी बात सुन लीजिए, बिना किए ही चुनाव को कर दिया जाए। सोनभद्र के शक्तिनगर स्थित एनटीपीसी सिंगरौली सीएसआर द्वारा चलाए जा रहे बालिका सशक्तिकरण अभियान के प्रतिभागियों को क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक उत्तरी क्षेत्र प्रवीण सक्सेना एवं कार्यकारी निदेशक एमवीआर रेड्डी ने उत्साह वर्धन किया। बालिकाओं के लिए इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया गया। बालिकाओं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अतिथियों संग एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक बसुराज गोस्वामी व जेम बेरिकाओं ने केक काटा। साथ ही इस दौरान यूनियन एवं एसोसिएशन के सदस्यों ने अतिथियों को सम्मानित किया। 3 जनवरी से 10 फरवरी 2023 तक बालिका सशक्तिकरण अभियान पुनर्श्या कार्यशाला का आयोजन हो रहा। प्रवीण सक्सेना क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक उत्तरी क्षेत्र ने कहा कि एनटीपीसी द्वारा आयोजित बालिका सशक्तिकरण अभियान 2022-23 पुनर्श्या कार्यशाला की सराहना
कहा कि इस अभियान से ग्रामीण बालिकाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए महान कार्य हो रहा। बालिकाओं का आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। एनटीपीसी द्वारा जब प्रोग्राम के तहत बालिकाओं को आत्मविश्वास व व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर एसके खरे, अमरीक सिंह, भोगल विभास भटक, एके सिंह, प्रबोध कुमार, जोसेफ बास्टियन, एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारी, यूनियन एवं एसोसिएशन के प्रतिनिधि, जैम कोऑर्डिनेटर्स, जैम रिफ्रेशर्स कोर्स की बालिकाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का समापन विजय कुमार सिकंदर ने धन्यवाद के साथ किया। एनटीपीसी सिंगरौली 2018-19 में पहले बालिका सशक्तिकरण शुरू किया था। बीच में कोविड के लिए ये बंद था। इस साल फिर से मई 2022 में हमने फिर से शुरू किया ये प्रोग्राम, जिसमें कि 120 बच्चों को लाया गया और ये आसपास के गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं और इन बच्चों को अच्छे से पढ़ाई भी सिखाया गया, साथ में सेल्फ डिफेंस का कोर्स, फायर सेफ्टी का कोर्स, सब कुछ उनको सिखाया, योगा सब सिखाया गया इनको। और ये फिर हम एनटीपीसी को लगा कि तब वो 1 महीने का कोर्स था, फिर एनटीपीसी को लगा कि इनका एक रिफ्रेशर कोर्स किया जाए, तो 1 हफ्ते के लिए 3 तारीख इन बच्चों को फिर से बुलाया गया और एक रिफ्रेशर कोर्स हुआ इनका, जिसमें कि बच्चों को फिर से जो जो सिखाया गया था वो दोहराया गया और बच्चों ने आज क्लोजिंग सेरेमनी में दिखाया कि सच में ये कितने आत्मनिर्भर, कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग बने हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा बालू कारोबारियों पर सख्ती से निगरानी रखने के कड़े निर्देश हैं, जिसका पालन करवाने की जिम्मेदारी खनिज विभाग, पुलिस विभाग, तहसील प्रशासन के ऊपर है। मामला जिला झांसी के तहसील गरोठा अंतर्गत आने वाले ग्राम धमनोड़ का है, जहां एक डॉक्टर द्वारा दादरी सरकार के नाम से बोर्ड लगाकर निजी भूमि पट्टा से एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बगैर कांटे, बगैर स्कैनर, बगैर कैमरा के निर्धारित मात्रा से अधिक खनन किया जा रहा। निजी भूमि पट्टा में बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा एनजीटी गाइडलाइन के विपरीत निर्धारित मात्रा से अधिक खनन कर बड़े बड़े गहरे हुए नुमा गड्ढे कर दिए गए हैं, जिसमें कोई अप्रिय घटना होने की संभावना है। एनजीटी के नियम अनुसार नदी किनारे जिन खेतों में बालू आ जाती है, उनमें से बालू हटाकर कृषि योग्य बनाने हेतु निजी भूमि के पट्टे किए जाते हैं, परंतु यहाँ कुआं खोदकर खेत ही समाप्त कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि रसूखदार ठेकेदार अपने आप को उच्च अधिकारियों के खास होने का दावा करते हुए दबाव बनाकर अवैध तरीके से खनन कर रहा है। अब देखना यह है कि ठेकेदार पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। ग्राम धमनौड़ में निजी भूमि पट्टा धारकों द्वारा गहरी खदानें खोद दी गई हैं, जो एनजीटी के नियमों के विपरीत हैं। अभी भी कुछ लोग अवैध तरीके से वहां खनन कर रहे हैं और उन खदानों में कोई अप्रिय घटना होने की संभावना रहती है। ग्राम धमनौड़ में जो भी हम लोगों को शिकायतें प्राप्त होती हैं अवैध खनन से लेकर, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। इसके लिए हम लोग खनिज विभाग की टीम और थाना कार्रवाई की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हैं। जैसे ही इसकी कोई भी सूचना हम लोग प्राप्त होगी, हम लोग उस पर तत्काल जो है कार्रवाई करेंगे। चीनी का कटोरा कहे जाने वाले लखीमपुर खीरी जिले के गोलागोकर्णनाथ में बजाज चीनी मिल द्वारा गन्ना भुगतान न होने से किसानों में लगातार आक्रोश दिखाई दे रहा। जहां बीते शुक्रवार को किसान धरना प्रदर्शन कर हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगकर सरकार से गुहार लगाते नजर आए थे। इसके बावजूद भी किसानों की तरफ किसी तरह से सुनवाई न होने के बाद किसानों ने एक शव यात्रा निकाली है। दरअसल गोला बाजार चीनी मिल में काफी वक्त से किसानों का गन्ने का भुगतान नहीं हुआ था, जिससे किसान काफी परेशान है। उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, जिसको लेकर उन्होंने बीते दिनों गन्ने का बकाया भुगतान व इसकी उचित मूल्य की मांग को लेकर सहकारी गन्ना विकास समिति गोला में बजाज चीनी मिल के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन किसी ने भी अभी तक किसानों से कोई वार्ता नहीं की है, जिसको लेकर किसानों ने सोमवार को एकत्र होकर नारेबाजी कर शहर में एक शव यात्रा निकाली, जिसके बाद उसके बीच चौराहे पर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं किसानों का कहना है कि जब तक हमारा भुगतान नहीं होता तब तक हम अनिश्चित काल के लिए प्रदर्शन करते रहेंगे, साथ ही आगे बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। ये जैसा कि आपको मालूम ही है कि गन्ने का पिछले वर्ष का गन्ने का भुगतान अभी हमारे लखीमपुर खीरी का और पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश का भी बकाया लगभग 1400-1500 करोड़ रुपया गन्ने का भी बकाया है किसानों का। और इस साल भी लगभग 2 महीने से ऊपर हो गई है मिल चलते हुए। इस साल के भुगतान का तो अभी कोई अता पता नहीं है। और आज हमारे भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी और हमारे सहयोगी दीक्षित जी और
काफ़ी दिनों से हम लोग यहाँ 5-6 दिन से 7 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या मील विभाग से अभी कोई वार्ता करने के लिए नहीं पहुँचा कि कब भुगतान दे रहे हैं। कोई भी संतोषजनक जो बयान या वो नहीं कर रहा है। और प्रशासन की तरफ से माननीय उप जिला अधिकारी जी आते हैं, उनके स्तर का मामला नहीं है, मामला बहुत ऊपर हाई लेवल का है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे आए थे, बयान दे के गए थे कि मेल चलने से पहले पूरा भुगतान हो जाएगा और नहीं तो हमारी जेलें खाली हैं। अगर कुशाग्र बजाज को अगर नहीं पकड़ के रख सकते हैं तो हम लोगों को, किसानों को ही अंदर रख लें। तो क्योंकि किसान इतनी पीड़ा से गुजर रहा है, पेड़ी निकल गई है, बुआरी चालू होगी छिलने के लिए, किसान के पास पैसा नहीं है। जैसा जिस प्रकार अपना गन्ने की छिलाई 7-8 हज़ार रुपये प्रति ट्राली पे किसान का खर्च आता है, किसान के पास मजदूरों को देने के लिए वो पैसा भी नहीं है। ना तो सरकार इस पे कोई ध्यान दे रही है, ना कोई मील प्रशासन दे रहा है, और ना ही कोई राजनेता दे रहा है, और ना ही विपक्ष भी सो रहा है बिल्कुल इस समय। और कोई भी विपक्षी पार्टी भी कोई किसानों के साथ में सहयोग में नहीं है। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो आगे का क्या प्रोग्राम रहेगा आपका? हमारा जो हमारी यूनियन का 5 से 10 का जो धरना चलेगा। और जिस प्रकार हम लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए प्रतिनिधि मंडल के लिए माननीय उप जिलाधिकारी जी को ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने संदेश दिया कि एक प्रतिनिधि मंडल को माननीय मुख्यमंत्री से मिलना है। और 10 तारीख तक का समय हमारा पूरा हो रहा है। अगर 10 तक कोई भी उधर से जवाब नहीं आता है तो हम लोग 11 की सुबह को लखनऊ के लिए यहाँ पैदल कूच करेंगे। 25,000 के इनामी अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार इनामिया शराब माफिया पर गैंगस्टर एक्ट में हुई थी कार्रवाई। काफी समय से फरार चल रहा था इनामिया शराब माफिया। फरार शराब माफिया की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने घोषित कर रखा था 25,000 का इनाम। शाहाबाद कोतवाली पुलिस ने शराब माफिया को गिरफ्तार करने में मिली सफलता। आज तिलक भवन विकास नगर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कार्यक्रम के संबंध में पछुआ दून के कार्यक्रम के प्रभारी प्रदेश महामंत्री अतोला रावत, जिला अध्यक्ष संजय किशोर, कार्यकाली जिला अध्यक्ष लक्ष्मी कपरुवान अग्रवाल की मौजूदगी में प्रेस को संबोधित किया। कार्यक्रम के प्रभारी प्रदेश महामंत्री अतोला रावत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस 26 जनवरी से प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। वहीं कार्यक्रम जिला अध्यक्ष लक्ष्मी कपरुवान अग्रवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान डोर टू डोर जनसंपर्क कर जनता को राहुल गांधी की यात्रा का संदेश पहुंचाने के साथ ही सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता को जागरूक करना है। भाजपा का आरोप लगाते हुए लक्ष्मी कपरुवान अग्रवाल ने कहा कि भाजपा ने हमेशा नफरत की राजनीति की है, अंग्रेजों की तरह बांटो और राज करो की नीति पर काम किया है। ये सरकार की असंवेदनशीलता दर्शाता है कि मात्र 4,000 रुपए देकर सरकार अपना पल्ला जो झाड़ रही है, ये जाहिर करता है कि सरकार लोगों के लिए कितनी संवेदनशील है। आप मुझे बताइए, 4,000 रुपए में महंगाई में आदमी के घर में बच्चे हैं, परिवार है, वो क्या खाएगा? वो स्कूल जाते हैं बच्चे, उनकी फीस देगा कि अपने गर्म कपड़े लेगा कि घर में बुजुर्ग हैं उनकी दवाई वगैरह लेगा? तो ये मात्र मजाक एक तरह से उन लोगों के साथ सरकार कर रही है। सरकार को कम से कम 20,000 रुपये उनको मासिक किराया देना चाहिए, जिससे कम से कम कुछ तो उनको राहत हो। एक तरफ तो वैसे आंसू रो रहे हैं, उनका घर परिवार उजड़ रहा है, दूसरी तरफ उनको कुछ सहायता भी नहीं मिल रही। तो सरकार को संवेदनशील होकर जो है उन लोगों के साथ आगे आना चाहिए। आप कह रहे हैं जले पे नमक छिड़कने जैसा है, इतना जो अमाउंट रखा गया है, बड़े नेता भी आपके वहाँ पे कद्दावर नेता सभी पहुंचे हुए हैं, क्यों नहीं इस बात को जोरों शोरों से धरने प्रदर्शन में उठाया जा रहा है? स्थानीय लोग तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ना चीज़ों को लेकर। देखिए, कांग्रेस के हमारी जो लीडरशिप है वो वहाँ पहुँच चुकी है, लोगों के साथ बराबर बनी हुई। हमारे जो विधायक राजेंद्र भंडा जी वो लोगों के साथ है, और हम लोग प्रेस के माध्यम से, अभी आपने देखा होगा कि हमारे माननीय जो शीर्ष नेता होते हैं उन्होंने प्रेस करके ये कहा है, वहाँ के लोगों को जो राहत देने की बात है, जो मुआवजा देने की बात है, वो हम वहाँ कांग्रेस के लीडर्स ने कहा है कि उनको अधिक से अधिक जो बाजार भाव है उसके हिसाब से उनको मुआवजा मिलना चाहिए। उनको 4,000 रुपये में कुछ नहीं होने वाला, कम से कम 20,000 रुपये उन लोगों को मिलना चाहिए। ये कांग्रेस ने बोला है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी ये निर्णय लिया गया है कि जो AICC का सर्कुलर जारी हुआ है उस कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में भी 26 तारीख से हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और 26 तारीख से इसी हॉल
से प्रारंभ किया जाएगा और नगर के तमाम शहरों में गलियों में होते हुए और जब समापन होगा तो इसी हॉल में बैठेंगे और उस दिन ये कार्यक्रम विस्तार पूर्वक जारी कर दिया जाएगा कि 2 महीने तक किस विकासखंड में किस आबादी वाले गांव में हम कार्यक्रम करेंगे। जोशीमठ की बात कर रहे हैं आप, कह रहे हैं नाकाफी है किराया, कहाँ तक मानते हैं, क्या क्या करना चाहिए सरकार को इसमें? उत्तराखंड सरकार को विस्तार पूर्वक प्लान बनाना चाहिए था। केंद्र में भी राज्य में भी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और मुख्यमंत्री राहत कोष से 4,000 रुपये दे रहे हैं। 4,000 रुपये दे के क्या जताना चाह रहे हैं? उन लोगों को कोई उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं कि हम आपको 4,000 रुपये किराया दे रहे हैं। विस्तार पूर्वक से कार्य योजना बननी चाहिए थी और जिस समय वहाँ पर टनल का निर्माण हो रहा था उस समय उस शहर का ध्यान रखा जाता कि शहर में कोई आफत तो नहीं आएगी, लेकिन उस समय कोई इसका ध्यान नहीं रखा गया और आज रिजल्ट आपके सामने खड़ा है। टीवीओ में, अखबारों में प्रसारित हो रहा है। पीएमओ भारत सरकार से नज़र रखी जा रही है। ठीक है, नज़र रखनी ठीक बात है, लेकिन धरातल पे भी तो कुछ काम दिखाई देना चाहिए। आपको लगता है कि प्रकृति से खिलवाड़ कर रही है सरकार? मैं समझता हूँ कि विकास के साथ विनाश भी जुड़ा हुआ है, लेकिन कार्य योजना बनानी सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कांग्रेस की मदद करे, ट्विटर पे ऐसा, कहां तक कांग्रेस पहुंच पाई जोशीमठ में? हमारे उत्तराखंड के तमाम नेतागण वहां पहुंच चुके हैं और अपने अपने स्तर से आश्वासन दे चुके हैं कि हम आपके किन किन क्षेत्रों में मदद करने जा रहे हैं। जोशीमठ जैसे और भी क्षेत्र निकल रहे हैं, कांग्रेस वहां पहुंचेगी? निश्चित रूप से अगर चिन्हित होंगे तो कांग्रेस पहुंचेगी। बहराइच घर में बिजली के करंट से आग लगने से बालिका की मौत, गृहस्थी का सामान हुआ खाक। बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग से चारपाई पर लेटी 3 वर्ष की बालिका की जलकर हुई मौत। कमरे के बाहर बैठी मां ने आग की लपटों को देखकर मचाया शोर। ग्रामीणों ने बिजली विभाग को दी सूचना। बिजली सप्लाई रुकने पर किसी तरह आग पर पाया गया काबू, लेकिन तब तक बालिका की हो चुकी थी मौत। बालिका की मौत से परिजनों में मचा हाहाकार। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची इलाकाई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर किया क्षति का आकलन। थाना बौड़ी अंतर्गत ग्राम पंचायत संगवा समदा के मजरा गुड़ियान पुरवा की घटना। क्या नाम है? रेनू। क्या हुआ था? यहाँ पे हम रोटी खाए रहा, बिट्टी का अपने कनियम ले रहे, यहाँ से सो गए तो उसको लेके गए, लटाए दिया। मुँह से फिर खाए लगे, बहुत तेज से आवाज आए तो वहाँ से दौड़े गए तो आग लग गए घर में। क्या नाम था बेटी का? अन्नू। कितने साल की थी? 7 महीना चला था। घर में और कौन कौन रह रहा है? हम हमारे लड़का। ये लड़का उस वक्त कहाँ था? ये हमारे लड़का हमारे पास नहीं रहा, वहाँ पे खेलता रहा, लत्ती लेके, डंडा लेके, डब्बा। कौन सा गांव है? गोड़ियन परवा। लड़ाई कैसे हुई है बच्ची की मौत? अब वो करंट से हुई है, करंट से आग लगी से आग लगी। हमने पूरा कमरा जला हुआ है, पंखा तंखा जल हुआ, ऊपर जो छत वाला था वो भी जो है जला है सब। बच्ची चरपैया पर लेटी ठीक। 1 महीने, वो 1 साल 3 महीने की थी। जी। बच्ची का नाम है अन्नू राम तेज, गोड़ियन पुरवा संगवा। थाना कौन सा है? राजा बूंदी। आप मृतक के कौन हैं? हम मृतक के जो है बड़े पापा जी। खबर गाजीपुर से है, जहां एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन उसरी चट्टी कांड मामले में अगली तारीख 17 जनवरी तय की गई है। उसरी चट्टी कांड मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश सिंह कोर्ट में पेश हुए, जबकि मामले में वारी मुख्तार अंसारी कोर्ट में आज भी पेश नहीं हुए। इस मामले में कोर्ट ने गवाही के लिए मुख्तार को तलब दिया था, लेकिन बांदा कोर्ट में बंद मुख्तार अंसारी को मौसम की खराबी के चलते गाजीपुर पेशीकर नहीं लाया जा सका। बताया जा रहा है कि बांदा जेल अधीक्षक ने इस बाबत अदालत को एक पत्र ईमेल किया, जिसमें खराब मौसम के चलते
खराब मौसम के चलते स्कार्ट उपलब्ध न होने की वजह से मुख्तार को पेश कर पाने में असमर्थता जताई गई, जबकि मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश सिंह कोर्ट में हाजिर हुए और अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना पत्र दिया। 15 जुलाई 2001 को उसरी चट्टी पर मुख्तार के काफिले में जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। मामला गाजीपुर के MP MLA कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में बाहुबली ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह मुख्य आरोपी है। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में 17 जनवरी की तारीख तय की है। मुख्तार को कोर्ट में पेश होकर गवाही देने का पूर्व आदेश जारी रखा है। सन 2001 में मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी अपने घर से अपने क्षेत्र में जा रहे थे मऊ, तो रास्ते में उसरी चट्टी पर उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और जिसमें 2 लोग मर भी गए थे। उसी मामले का विचारण MP MLA कोर्ट गाजीपुर में चल रहा है। उसमें मुख्तार अंसारी वादी हैं और घायल हैं। उनकी आज साक्ष्य होनी थी, जिन्हें जिला कारागार बांदा से आज प्रस्तुत किया जाना था, परंतु घना कोहरा होने के कारण, विजिबिलिटी कम होने के कारण उन्हें न्यायालय नहीं लाया जा सका। अगली तिथि 17 जनवरी 2023 नियत की गई है। आज ब्रजेश सिंह आए थे, आज क्या हुआ है? आज कोई कार्रवाई नहीं हुई। ब्रजेश सिंह आए थे, ब्रजेश सिंह की उपस्थिति दर्ज की गई और त्रिभुवन सिंह जरिए अधिवक्ता उपस्थित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपस्थित है, तो और कोई कार्रवाई आज नहीं हो सकी। क्या 17 जनवरी को मुख्तार अंसारी को यहाँ लाया जा सकता है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही अब ये मामले में? नहीं, वो 17 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से पुनः उपस्थित करने के लिए माननीय न्यायालय ने शासन को निर्देश दिया है और जिला कारागार बांदा को भी, तो संभावना ये है कि 17 जनवरी को आना चाहिए। वकील साहब, आज जो है कोर्ट में मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की पेशी होना था। मुख्तार अंसारी तो नहीं आए, ब्रजेश सिंह की पेशी हुई। क्या हुआ आज पूरा? देखिए, माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय MP MLA कोर्ट द्वारा आज मुख्तार अंसारी साक्षी को बांदा जेल से तलब किया गया था, जिसके संबंध में बांदा जेल सुप्रिंटेंडेंट द्वारा एक रिपोर्ट जो है माननीय न्यायालय में ईमेल के माध्यम से भेजी गई है, जिसको कि हम लोगों ने देखा। उसमें माननीय न्यायालय से जेल सुप्रिंटेंडेंट द्वारा ये अनुरोध किया गया है कि अत्यधिक घना कोहरा होने के कारण पुलिस गार्ड जो है उपलब्ध नहीं हो सका, जिसके कारण मुख्तार अंसारी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अग्रिम तिथि देने की कृपा करें, ये माननीय न्यायालय से जेल सुप्रिंटेंडेंट ने अनुरोध किया है, जिसके आधार पर जो है माननीय न्यायालय द्वारा पुनः साक्ष्य की तिथि 17 जनवरी 2023 नियत किया गया है कि पूर्व में जो आदेश दिया गया है मुख्तार अंसारी को तलब करने के लिए, वह आदेश जो है वो पूर्ववत रहेगा। यह आदेश में, आज के आदेश में माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा लिखा गया है। ऐसे में आज ब्रजेश सिंह कोर्ट में पेश हुए, आप लोग भी कोर्ट में रहे हैं, क्या हुआ कोर्ट के अंदर? क्या हुआ कोर्ट के अंदर? देखिए, ब्रजेश सिंह माननीय न्यायालय में उपस्थित हुए थे और उन्होंने भी माननीय न्यायाधीश महोदय से अपनी सुरक्षा के गुहार लगाई। उन्होंने भी अनुरोध किया माननीय न्यायाधीश महोदय से सुरक्षा के बाबत। सुरक्षा तो काफ़ी आज पुलिस प्रशासन द्वारा काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, उन्होंने भी अनुरोध किया है और माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा न्यायालय में पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के लिए अपर मुख्य सचिव गृह विभाग को आदेशित किया गया है कि 17 जनवरी को न्यायालय में पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई। वकील साहब, देखा जा रहा है कि इधर एक तरफ मुख्तार अंसारी के द्वारा भी सुरक्षा के लिए एप्लीकेशन डाला जा रहा है, इधर ब्रजेश सिंह की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आखिर दोनों लोगों को डर किससे है? देखिए, मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की दुश्मनी काफ़ी पुरानी है, चली आ रही है। एक ब्रजेश सिंह गैंग द्वारा काफ़ी मतलब पहले भी लखनऊ में भी मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला किया जा चुका है, जिसके संबंध में लखनऊ में भी मुकदमा कायम हुआ था। तो ऐसी स्थिति में दोनों लोग को सुरक्षा का
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह के निर्देशन पर क्षेत्राधिकारी ने गरीब बेसहारा जरूरतमंद लोगों को बांटे कंबल। क्षेत्राधिकारी सहसवान चंद्रपाल सिंह ने कस्बे में आधा दर्जन घरों पर जाकर अपने हाथों से बांटे कंबल। क्षेत्राधिकारी द्वारा कंबल पाकर गरीब बेसहारा लोगों पर चेहरे पर दिखी मुस्कान। क्षेत्राधिकारी चंद्रपाल सिंह ने कस्बा सहसवान में मोहल्ला चौधरी काजी नसरुल्लागंज में गरीब बेसहारा विधवा महिलाओं को दिए कंबल। सहसवान सार्किल के हैं क्षेत्राधिकारी चंद्रपाल सिंह। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं से है। आपको बता दें कि आलापुर थाना क्षेत्र के चितौरा धनोरा में संगीन परिस्थितियों में फांसी लगाकर महिला ने आत्महत्या कर ली। महिला की मौत से परिवार में मचा कोहराम। विवाहिता का मायका कस्बा मिर्ची में बताया गया है। मायके को सूचना दे दी गई है। मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए हैं। मृत विवाहिता का नाम लक्ष्मी पत्नी प्रेम स्वरूप बताया जा रहा। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे सीओ और थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आलापुर थाना क्षेत्र के चितौरा धनोरा गांव का है ये पूरा मामला। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे आपके साथ। आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।